बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर बहुत सारी बातें थी। स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट्स, ये चैप्टर नंबर 37 है आपका। जब इसमें पहले इम्पोर्टेंट क्यों था और अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेलेवेंट नहीं रह गया है, ज़्यादा क्वेश्चन इस पे से आने के चांसेस नहीं बनते हैं। पहले क्योंकि इसमें आर्टिकल 370 था। अब सब लोगों को आर्टिकल 370 तो पता ही होगा, नहीं पता तो जान लो कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 देता था। तो इसमें जो है बेसिकली इस आर्टिकल 370 के ऊपर बात थी और आर्टिकल 370 की वजह से इसका आर्टिकल 370 की वजह से ये चैप्टर काफ़ी बड़ा था। लेकिन क्योंकि अब आर्टिकल 370 हटा दिया गया है, आपको पता है 2019 के अंदर, तो जब कश्मीर का जो स्पेशल प्रोविज़न था वो हटा दिया गया, तो और भी ऐसा स्टे अब लोगों को ये लगता है, कई लोगों को, कि सिर्फ कश्मीर ही स्पेशल स्टेटस था उसको आर्टिकल 370 के तहत, लेकिन ऐसा है नहीं। और भी बहुत सारे हमारे रीजन्स हैं जिनको स्पेशल या बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन वो अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजन्स को मिला हुआ है। लेकिन अंग्रेजों के मतलब अंग्रेजों के टाइम पर कुछ जो डेवलप नहीं हो पाए स्टेट, या उनका कुछ स्पेशल कंसिडरेशन की वजह से या वो बैकवर्ड रह गए, या उनका स्पेशल कुछ ऐसा कंसिडरेशन था जिसकी वजह से उनको हमें स्पेशल स्टेटस देना पड़ा। तो कई सारे स्टेट जो है उनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट जो स्पेशल प्रोविजन अबाउट सम जो स्टेट्स हैं, ये आपका पार्ट 21 के अंदर, यानी हम सीधे कहाँ जा रहे हैं, पार्ट 21 में इसके बारे में डिस्कशन है। स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस आर्टिकल 370 इसके अंदर है, और आर्टिकल 370 के अलावा 371 और 371 से अगर आप देखोगे, क्योंकि 370 तो जम्मू कश्मीर के ऊपर था, वो हटा दिया गया। तो आप जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 371 से लेकर और 371 जे तक है, ठीक है। 371 ए बी सी डी ऐसे सारा है। तो 371 एक आर्टिकल है, उसके अलावा 371 ए बी सी डी ई एफ जी सब अलग अलग स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इनको स्पेशल स्टेटस देते हैं, हम उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, ठीक है। तो ये पार्ट आपका 21 है। कौन सा पार्ट है? 21, और आर्टिकल इसमें 371 है, ठीक है। तो क्योंकि 370 जो है वो हट गया है, तो वहाँ से हम लोग बात करेंगे आज आपसे कि इसमें क्या क्या है। तो अपनी बुक खोल लीजिए और मैं इस पर शेयर भी कर पढ़ा रहा था, आप लोगों को बताया था, अब बोल दो नहीं बताया था, बताया था। स्पेशल प्रोविजन अबाउट सम स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स। तो उसके अंदर मैंने पार्ट 21 की बात की थी कि भाई पार्ट 21 होता है, और ठीक है, पार्ट 21 के अंदर स्पेशल प्रोविजन की बात है। इसमें आर्टिकल जो रेलेवेंट आर्टिकल है 371 से लेकर 371 जे तक है। और ये क्या बात करता है बेसिकली, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल प्रोविजन की बात करता है, जो कि 12 स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है। अब आप सोचोगे बताओ महाराष्ट्र को स्पेशल स्टेटस है, महाराष्ट्र में कुछ, यानी पूरा महाराष्ट्र नहीं लेकिन कुछ जगहों को, गुजरात को है, महाराष्ट्र गुजरात को स्पेशल स्टेट देने की क्या जरूरत है? आप सोचोगे ना यार, इतने डेवलप्ड स्टेट है इनको, इसमें क्या ऐसा है? नागालैंड को है, चलो नागालैंड समझ में आता है, आसाम समझ में आता है, मणिपुर समझ में आता है, आंध्र प्रदेश को क्यों दिया गया, तेलंगाना को क्यों दिया गया, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब समझ में आते हैं, गोवा, कर्नाटका, इन सबको स्पेशल स्टेटस दिया गया। अब कर्नाटका को क्यों दिया गया, ये सब सोचने की बात है, क्यों दिया गया वो आगे बात करेंगे। तो क्यों स्पेशल स्टेटस दिया गया, क्या वजह रही है? तो the intention behind them is to meet the aspiration of the people of backward region of the state, or to protect the culture and the economic interest of the tribal people of the state, or to deal with the disturbed laws and order condition in some part of the state, or to protect interest of the local people of the state। तो ये वजह है कहीं पे तो लोगों के एस्पिरेशन को मीट करने के लिए दिया गया, कहीं पे बैकवर्ड रीजन के वजह से, उनका रीजन उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई रीजन बहुत बैकवर्ड है, तो उसके लिए कुछ लोगों को कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ट्राइबल पीपल के प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, कंडीशन को ठीक करने के लिए दिया गया, कहीं पे जो लोकल पीपल है उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए दिया गया। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वजूहात से स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिड नॉट मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर दिस स्टेट, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था, ये धीरे धीरे अमेंडमेंट करके डाला गया है, ठीक है। सिर्फ एक आर्टिकल महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए आर्टिकल 371 के अंदर प्रेसिडेंट ने को ऑथराइज किया गया था, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है इज ऑथराइज टू प्रोवाइड दैट द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, अब ये प्रेसिडेंट ऑथराइज करता है किसको? आर्टिकल 371 के तहत प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू प्रोवाइड गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वुड हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने गवर्नर को बोला कि देखो, सेंटर को लगा कि ये कुछ रीजन है महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर
जिन रीजन में जो है स्पेशल स्टेटस देने की जरूरत है या स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। अगर स्पेशल स्टेटस और स्पेशल वो देने की जरूरत है, सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट ने एम्पावर कर दिया। किसको एम्पावर कर दिया? किसको एम्पावर कर दिया? गवर्नर को। ठीक है, किसको एम्पावर करा? गवर्नर को। क्या है कि भाई इस ये जो है सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाने किसके लिए? विदर्भा रीजन है मराठावाड़ा का। मराठावाड़ा एरिया देखिएगा आप लोग मैप में जाके, मराठावाड़ा एरिया जो है ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए एक बना दिया। सौराष्ट्र रीजन आप कच्छ और कच्छ रीजन देखेंगे, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ गुजरात। तो गुजरात में आप सौराष्ट्र रीजन जाके देखेंगे और आप जो है उसके बाद कच्छ रीजन देखेंगे तो आपको वहां दिखेगा कि स्पेशल इनको प्रोविजन दिया गया है। उसके बाद में make a provision that a report of the working of this board would be placed everywhere before the legislative assembly। और ये जो पूरा बोर्ड रहेगा ये पूरा देखेगा कि क्या काम कर रहे हैं, इनमें कैसे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैसे खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, और वहाँ पे लोगों को इस एडिक्वेट टेक्नोलॉजी वगैरह पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, तो उसके बेसिस पर फिर ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली को। लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोग पढ़ चुके हो, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहाँ पे पेश करेंगे, महाराष्ट्र और गुजरात की। तो ये बात यहाँ पे हो गई। तो ये मतलब सिंपल है कि भाई एक बोर्ड बना दिया जाएगा। ठीक है, क्या बनाएंगे? एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे और वो डेवलपमेंट फंक्शन को देखेगी, सेपरेट बोर्ड रहेगी। ये आर्टिकल 371 कहता है। कौन एम्पावर करेगा? प्रेसिडेंट ऑथराइज करेगा। किसको करेगा? गवर्नर को। और फिर वो पूरा अपना उनको डेवलपमेंट को देखेगा। सिंपल बात है, स्पेशल स्पेशल तरीके से ट्रीट किया गया। फिर क्या हुआ कि यही सब चीज़ें नागालैंड के लिए ले आए। नागालैंड, क्योंकि नागालैंड इंडिया में शामिल ही नहीं होना चाहता था, आपको पता है, और आज भी वो दूसरा कंट्री बनाने की कोशिश में रहता है। आपको पता है, आपने सुना भी होगा कि बड़ा डिस्प्यूट रहता है उसका। अभी आप इंटरनल सिक्योरिटी जब पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि कैसे रहता है। तो मेरी पुरानी वीडियोस टीचमेंट पे पड़ी हुई हैं, वो आप देख सकते हो, अगर इशू समझना है तो उसमें भी मैंने डिस्कस कर रखा है इसको। तो आर्टिकल 371A, ठीक है, मेक्स द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड। नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया गया आर्टिकल 371A के अंदर। तो ये याद रखिएगा, 371 किसके लिए है? महाराष्ट्र गुजरात के लिए। मेरे साथ याद करो, किसके लिए है? बोलो भाई। ए जो है नागालैंड के लिए। किससे? सबसे पहला स्टेट ए में जो आता है नागालैंड आता है। इसमें यह है, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू द मैटर डू नॉट अप्लाई टू द नागालैंड। नागालैंड के ऊपर जो कानून पार्लियामेंट बनाता है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता, ध्यान रखिए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ की डिसाइड करेगी, ठीक है, कि ये जो है रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस जो नागाज की हैं, नागा वहाँ के नागा जो नागरिक हैं उनके रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस के साथ है। नागा के कस्टम लॉ और उनके प्रोसीजर के हिसाब से है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्व द डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नागा कस्टमी लॉ। जो आपके सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर भी कानून भी है वो भी किससे होगा? नागा के जो अपने लॉज हैं, कस्टमरी लॉज हैं, उनके जो हमेशा से प्रथा चली आ रही है उसके हिसाब से अगर है तो रहेगा, नहीं तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ रिसोर्सेज भी जो है नागाज को का रहेगा। तो ये सब है। तो गवर्नर ऑफ नागालैंड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, ठीक है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। और उसके लिए जो है वो क्या करता है, ताकि मतलब किसी तरह का इंटरनल डिस्टर्बेंस ना रहे, क्योंकि बहुत टाइम तक इंटरनल डिस्टर्बेंस रहा है। नागाज का बहुत हॉस्टाइल कम्युनिटी रही है नागाज, वो तुरंत तलवार भाले लेकर शुरू हो जाते थे मारना पीटना। तो गवर्नर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मतलब पूछ कर, कंसल्ट करके वो जो है डिसीजन लें। और गवर्नर को कहा गया, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नर की कि इन मैटर्स को, ठीक है, क्या नाम है, देखे, यानी नागाज के मैटर को, इनको कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है जो भी कानून है पार्लियामेंट के नागालैंड पे। गवर्नर हैज़ टू इंश्योर दैट द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज इज इंक्लूडेड इन द डिमांड फॉर द ग्रांट रिलेटिंग टू द पर्पज एंड नॉट एनी अदर डिमांड मूव इन द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे गवर्नर को बहुत क्लियरली देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वो सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो गवर्नर एक कम्युनिकेशन चैनल जो प्रेसिडेंट की बात को यहाँ पे रखता है। 35 मेंबर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 35 मेंबर की यहाँ पे रीजनल काउंसिल बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल होती है। ये क्या करती है, ये सारे मैटर को डिसाइड करती है। इससे पूछे बिना ये जो रीजनल काउंसिल जो है, ये इससे पूछे बिना कोई कानून भी नहीं बना सकती, स्टेट नहीं बनाती है, मतलब उनसे पूछ कर ही कोई चीज़ बनाती है रीजनल काउंसिल वगैरह से। ठीक है। और नागालैंड जब से बना है 10 साल के अंदर गवर्नमेंट जो है उसको रीजनल काउंसिल उसको रिकमेंड करेगी, उसके हिसाब से वो काम करेगी। तो यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजन, वहाँ पे आप शेनसोंग डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, ये शेनसोंग होता है। शेनसोंग डिस्ट्रिक्ट के लिए स्पेशल प्रोविज़न है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं वो बहुत ही हॉस्टाइल थे, तो उसके लिए वहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है। ठीक है। और उसमें ताकि
उनके कानून जो है डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते जब तक कि वहाँ के कस्टमरी लॉ से वो ना किए जाए। मतलब वहाँ पे जो भी पीस रेगुलेशन वगैरह नागाज़ के साथ गवर्नमेंट ने साइन किया है वो आप इंटरनल सिक्योरिटी में देखोगे तो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, खासकर शेनशांग जो डिस्ट्रिक्ट है उसको। तो वहाँ पे डायरेक्ट जो असेंबली वगैरह कानून बनाती है उनकी बात को नहीं माना जाता है, वहाँ की जो मतलब रीजनल काउंसिल है, ठीक है, उस वो जो कहेगी उसी माना जाएगा। यानी मेंबर ऑफ नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द शेनशांग डिस्ट्रिक्ट आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द रीजनल काउंसिल। तो वहाँ डायरेक्टली पीपल नहीं इलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कौन है, रीजनल काउंसिल इलेक्ट करता है। रीजनल काउंसिल में जो होता है एक काउंसिल बनाया गया, मैंने बताया कि 25 मेंबर का काउंसिल, वही लोग जो डिसाइड करते हैं उसी के हिसाब से ये चल रहा होता है। तो बहुत ही मतलब बहुत ही कुछ स्पेशल प्रोविजन इनको दे रखा है, ठीक है, किसको, नागा वालों को। तो बेसिकली ज़्यादा सारे प्रोविजन रटने की ज़रूरत नहीं है। आप ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखो, शेनशांग डिस्ट्रिक्ट जो है इसके लिए इसमें स्पेशल प्रोविजन है, डायरेक्टली इंडिया के लॉज यहाँ अप्लाई नहीं होते। और यहाँ पे जो अप्लाई होते हैं वो कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, बेसिकली जब रीजनल काउंसिल से कन्फर्म करने के बाद ही कोई कानून यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वगैरह होती है वहाँ की, वो लोग उससे कन्फर्म करके उसके बाद में, तो ये नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। फिर इसके बाद आसाम में, आसाम देखो ये जो नागालैंड है, आसाम है, मणिपुर है, ये सब जो है यहाँ पे ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, इनके कल्चर अलग हैं। तो ये लोग अलग तरीके से ट्रीटमेंट भी चाहते हैं, उनको स्पेशल प्रोविज़न देना भी पड़ा है, कहीं मजबूरी के तहत दिया है, कहीं ज़रूरी है, क्योंकि नागालैंड एकदम अलग होने के मूड में था एकदम, मतलब वहाँ पे क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करके मार पीट के खा जाते हैं वहाँ, तो इंसान को भी खा लेते हैं वहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, बहुत सारे ऐसा वायलेंस हुआ है बीच उसमें। तो बहुत बड़े बड़े वायलेंस हुए हैं, तो उसको दबाती है इंडियन गवर्नमेंट और उसको चाहती है कि मतलब ज़्यादा ना उठाया जाए चीज़ों को। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस हमारे यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब शो करने के चक्कर में वो चीज़ें रहती हैं, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं उठता रहता है। अब इसके लिए अफवाह वगैरह जब लगाया गया, आसाम के अंदर भी अफवाह, आपको पता है आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट आसाम वगैरह में लगाया गया, मणिपुर में लगाया गया, और इन सब नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में लगाया गया, बाद में उठाया गया। तो इसमें जब लगाया गया तो आर्मी ने भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्पेशल पावर का अपने यूज़ किया है, और उससे वो लोग उससे बहुत नाराज़ भी हैं। तो बाद में उसको मतलब जो है स्पेशल स्टेटस वगैरह देकर उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश है। तो इसमें स्पेशल आर्टिकल 371 बी जो है आसाम के बारे में डील करता है, ठीक है, और उसमें भी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं आसाम के, उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न है कि मतलब उनके ऊपर डायरेक्टली इंडिया का जो भी कानून बन रहा है पार्लियामेंट वगैरह में, स्टेट लेजिस्लेचर में, वो अप्लाई नहीं होगा। और उसके बाद में मणिपुर के लिए इसी तरह से आपका 371 सी, वही बात सेम, मणिपुर वाले कहानी वही है, मनी हिल काउंसिल वहाँ पे हिल एरियाज़ के लिए बनाया जाता है, वो सब लोग डिसाइड करते हैं। ये आर्टिकल 371 सी, बस आर्टिकल याद कर लो, इसमें बातें वही हैं सारी। प्रोविजन ऑफ फॉर आंध्र प्रदेश है तेलंगाना के लिए स्पेशली आर्टिकल 371 डी और ई है, जो स्पेशल प्रोविजन बात करता है आंध्र प्रदेश के लिए। 2014 के अंदर आर्टिकल 371 डी एक्सटेंड किया गया तेलंगाना के लिए भी, आपको पता है आंध्रा और तेलंगाना अलग हुए हैं 2014 में बनाया गया। तो प्रेसिडेंट is empowered to provide the equitable opportunity and facilitate for the people belonging to the different parts of the state in matter of public employment education, different provision can be made for various part of the state। तो ये प्रोविज़न जो है वो इसके डेवलपमेंट के लिए था कि भाई जो अलग हुए हैं तो उनका फिर जो मतलब डेवलपमेंट भी तो ज़रूरी है, अलग तो कर दिया गया, लेकिन अब जैसे मान लो कि उनके पास अपनी कोई राजधानी नहीं थी, बहुत दिन तक वो परेशान थे कि कौन सी राजधानी बनाई जाए, हैदराबाद थी पहले कैपिटल, तो है अब जब तेलंगाना में हैदराबाद चली जा रही है या कहीं पे, तो उनको अमरावती या कोई कैपिटल बनाने में बनाने के लिए कैसे कैपिटल बनाएंगे, तो उसके ऊपर जो है बहुत दिन तक विशाखापट्टनम को बनाए, किसको बनाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा दिन तक ये टसल चलता रहा है। और किस तरह से डेवलप किया जाए, तो डेवलपमेंट करने के लिए स्पेशल उसको कंसिडरेशन देना ही पड़ेगा। उसके बाद में प्रोविज़न फॉर सिक्किम, सिक्किम के लिए 36 अमेंडमेंट है 1975, इसके अंदर सिक्किम को फुल फ्लेज स्टेट दिया गया। 90 और 71F, आर्टिकल 371F के अंदर स्पेशल प्रोविज़न दिया गया सिक्किम को। सिक्किम को आपको पता है शुरू में स्टेटहुड नहीं है, सिक्किम का लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है 30 मेंबर हैं, और एक सीट जो है सिक्किम को लोकसभा में अलॉट की गई है, ठीक है, ओके। और ये जो है बेसिकली यहाँ के लोगों के इंटरेस्ट के लिए मतलब गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे भी दी गई है कि पीस वीस बना रहे, क्योंकि इन सबको स्पेशल कंसिड्रेशन ही दिया जा रहा है, क्योंकि सब ट्राइबल एरियाज़ हैं यहाँ पे ज़्यादातर, जो कि इंडिया के मेन स्ट्रीम से ऐसे नहीं मिलते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने कस्टम के हिसाब से जीते हैं, इसलिए मनी मिज़ोरम में भी यही है, 371G है उसके लिए आर्टिकल, ठीक है। तो ये बाकी बातें जो मीज़ो मीज़ो जो इस पे मीज़ो जो कल्चर है उसको उस वहाँ पे भी डायरेक्ट सिविल और क्रिमिनल लॉज ऐसे नहीं नहीं अप्लाई होते हैं, वहाँ भी मीज़ो के कस्टमरी लॉज से वो कन्फर होके तब जाके अप्लाई होते हैं। तो ये सारा है। उसके अलावा जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन 371H में, जिसको अरुणाचल प्रदेश तो आधा से ज़्यादा चाइना क्लेम करता है कि हमारा है, तो वहाँ भी स्पेशल देना ही पड़ेगा। गोवा को तो आपको पता है कि गोवा वगैरह जो है आपको पता ही है कि किसकी टेरिटरी भी थी भाई गोवा,
पोर्चुगीज की टेरिटरी थी, है ना। तो जब 371 के अंदर तो वो तो अलग तरीके के कल्चर को जीते थे, तो उसके बाद में जब वो इंडिया में शामिल हो गया तो वहाँ पे भी 30 मेंबर का वो दिया और उसको अलग स्पेशल स्टेटस दिया 371 आई के तहत। फिर कर्नाटका जो है, कर्नाटका मैसूर से जब कर्नाटका बनाया गया तो कुछ रीजन वहाँ पे हैदराबाद और कर्नाटका दोनों के कुछ रीजन ऐसे थे, क्योंकि मैसूर काफ़ी बड़ा हुआ करता था, तो कर्नाटका का मैसूर पूरा नहीं है, उसमें हैदराबाद का भी कुछ पार्ट था, कुछ कर्नाटका का पार्ट था। तो उसको जो वो रीजन जो अंडर डेवलप रह गए उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजन बनाना पड़ा आर्टिकल 371 जे के तहत। ठीक है, तो ये सारा है। उसके बाद में फिर आपका जो तो 371 आप देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए 371 ए जो है वो नागालैंड के लिए है, 371 बी आसाम के लिए, 371 सी आपका मणिपुर के लिए, डी आंध्र प्रदेश के लिए, और ई आपका ये है इस्टेब्लिश द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, एफ जो है वो सिक्किम के लिए है, जी मिजोरम के लिए है, एच अरुणाचल प्रदेश के लिए, आई गोवा के लिए, और जे जो है कर्नाटका के लिए। तो ये कुछ टेम्परेरी ट्रांजिशन स्पेशल प्रोविज़न पार्ट 21 के अंदर है, जिसके अंदर ये बात कर दी गई है। पहले इसके अंदर जब 370 था तो बहुत टाइम लगता था, इसमें एक एक चीज़ बतानी पड़ती थी, बट 370 ना होने की वजह से बहुत छोटा चैप्टर रह गया है ये। तो ये याद रखेंगे कि ये है, इसमें मतलब बस इतना ध्यान रखना है, आर्टिकल ध्यान रखो किससे क्या कौन सा रिलेटेड है, और स्पेशल स्टेटस इनको दिया गया है, बस इतनी बात याद रखो, कोई डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन इस पे से नहीं आएगा, ठीक है, अगर आता है तो। अब हमारा जो मेन टॉपिक है जिससे हमें क्वेश्चन मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो है उसमें पंचायती राज जो है, पंचायती राज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताओ, क्योंकि स्पेशली आपके सिलेबस में मेंशन है, अगर प्री का आप सिलेबस उठा के देखोगे ना तो पंचायती राज आपको स्पेशल मेंशन मिलेगा। अब पंचायती राज क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पंचायती राज जो है वो कल पढ़ाऊंगा, लेकिन पंचायती राज का इंट्रोडक्शन आज दे दूंगा। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पंचायती राज का इंस्टीट्यूशन पहले नहीं था। क्या नहीं था? पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था, सिर्फ एक आर्टिकल था पंचायत के ऊपर, जो कि आर्टिकल 40। आपको याद होगा कि आपने आर्टिकल 40 पढ़ा है सब लोगों ने, डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 40 पढ़ा है ना। और बोल दो नहीं पढ़ा है, इतना पीटूंगा ना हड्डी तोड़ दूंगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत कहाँ पढ़ा था? आर्टिकल 40 में नहीं पढ़ा था? डीपीएसपी भूल गए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इतनी जल्दी भूलोगे? अब बोलोगे नहीं कोई? अरे आर्टिकल 40 भूल गए तुम लोग? मैं हूं नहीं क्या पिक्चर में? बेटा आर्टिकल 51 तक तो वैसे ही मैंने आर्टिकल 51 तक तो ऐसे ही रटवा दिया था, तो काहे नहीं बोल रही हो? तो आर्टिकल 40 में जो है आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत की बात की गई थी, तो विलेज पंचायत जो है हमारे यहाँ होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो अच्छा आपने कौन कौन से लेवल की गवर्नमेंट देखी है ज़रा मुझे बताओ तो। सेंटर देखी? देखी सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देख ली ना? फिर आपने स्टेट गवर्नमेंट देख ली? अब क्या लोकल गवर्नमेंट नहीं देखना चाहोगे लोअर लेवल पे? 3 टियर है हमारे यहाँ भाई, सेंटर है, स्टेट है, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, ये 3 लेवल की गवर्नमेंट है, समझ रहे हो। और इसमें भी आपने पंचायती राज देखा होगा विलेज लेवल पे, जो रूरल एरियाज होते हैं, ठीक है। और अर्बन एरियाज में आपने देखा होगा क्या, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह देखी होंगी। ये दो तरह का सिस्टम हमारे यहाँ पाया जाता है। इतना बात तो सबको पता ही होगा, नहीं पता है क्या? गांव में म्यूनसिपैलिटी होती है क्या? फिर और शहरों में म्यूनसिपैलिटी होती है क्या? दिल्ली में क्या है? एमसीडी नहीं है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है। और मुंबई में जो है बीएमसी होती है। और पंचायती राज, हाँ म्यूनसिपैलिटीज ही बता रहा हूँ, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो गांव में होता है, विलेज पंचायत है, ब्लॉक लेवल ब्लॉक पंचायत है,
या उसके बाद में क्या नाम है आपका ब्लॉक के बाद में आपका जिला पंचायत है। तो इस तरह से 3 टियर की गवर्नमेंट होती है। गाँव में देखा होगा ग्राम सभा गाँव में रहती है, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर ब्लॉक के बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये भी सिस्टम देखा होगा। तो ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है। ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है। इसका मतलब ये दिस पार्ट जो लोकल गवर्नमेंट है, ये आपका जो चैप्टर है पार्ट 9 है जो आपका, यानी आप जो पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 9 है उसके अंदर मेंशन है, पार्ट 9 एंड पार्ट 9A के अंदर ये मेंशन है पंचायती राज। और ये आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रिस्पेक्टिवली 1992 में इसको ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये प्रोविजंस नहीं थे, लेकिन उससे पहले रिकमेंडेशन आती थी अलग अलग लोगों की, जिसको बताया गया था कि पंचायती राज, क्योंकि डीपीएसपी में मैंने बताया आर्टिकल 40 के अंदर ये था कि पंचायती राज हमें बनाना है, पंचायत बनानी है, लोकल गवर्नमेंट बनानी है। तो उसके लिए ये क्या नाम है था कि कैसे बनाओगे। तो उसके लिए ऐसे गवर्नमेंट काम नहीं करती है कि जैसे मर्जी हुआ जो कर दिया। गवर्नमेंट जो है कमिटीज़ बनाती है और कमिटीज़ रिकमेंडेशन देती हैं, उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद में बनता है। तो वो कमिटीज़ का मैं नाम आज याद करा दे रहा हूँ आपको, कल मैं उनके बारे में डिटेल बात करूँगा, जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आता रहता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आया था आई थिंक। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस बार भी यूपीपीसीएस में भी आया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये याद रखेंगे आप लोग। पहली कमेटी का नाम याद रखिए, अशोक मेहता। बोलो कौन सी कमेटी? अरे बोलो, हाँ बलवंत राय मेहता। पहली कमेटी याद रखो, बलवंत राय मेहता। कौन सी मेहता? पहली कमेटी याद रखो, बलवंत राय मेहता। दूसरी याद रखो, अशोक मेहता। कौन सी? पहली याद रखो बलवंत राय मेहता, दूसरी याद रखो अशोक मेहता। ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो 3 टायर गवर्नमेंट थी। कौन सी? 3 टायर गवर्नमेंट की बात की थी उसने। ठीक है। और उनकी रिकमेंडेशन बहुत दिन तक चली है, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट जो पंचायती राज बनाया गया था वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था। जो नागौरी चाय होती है ना, नागौरी चाय देखिए आप लोगों ने दिल्ली में आजकल मिल रही है, मुंबई में तो बहुत मिलती है। राजस्थान में राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं नागौर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बोलो भाई। नागौर। उस नागौर डिस्ट्रिक्ट में उनकी इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर सबसे पहला जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत बनाया गया था, सबसे पहला नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और इसी से यही नागौरी चाय जो है इसी नागौर डिस्ट्रिक्ट से डेवलप हुई है राजस्थान में। और उसके बाद में फिर आंध्रा ने भी बनाया। ठीक है। उसके बाद में फिर तमिलनाडु वगैरह ने भी बनाया। तो ये सिस्टम बाद में अडॉप्ट किया गया, पहले राजस्थान ने सबसे पहले अडॉप्ट किया। कब अडॉप्ट किया राजस्थान ने? 2 अक्टूबर को 1959 में बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसको किया गया। बलवंत राय मेहता ने कहा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। उसने जो क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, एक एक रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है, नाम से पूछता है कि बलवंत राय मेहता साहब ने क्या कहा था। क्या कहा था भैया? 3 टियर गवर्नमेंट कहा था। कौन कौन सी 3 टियर गवर्नमेंट कही थी, बता दो जरा। क्या बताया था कि 3 टियर गवर्नमेंट कौन कौन सा? ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये बाद में अडॉप्ट भी ऐसी ही की गई है, लगभग थोड़ा सा मॉडिफाई करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने कहा और अडॉप्ट कर लिया गया। इन्होंने तो कब कह दिया था, 1956 के आसपास की इनकी रिपोर्ट है, 57 में रिपोर्ट सबमिट की है इन्होंने, है ना भाई? ऐसी तो डेवलपमेंट काउंसिल तो ये इन्होंने 1957 56 57 की रिपोर्ट है। इनकी कोई नई रिपोर्ट थी नहीं। 57 में देखो इन्होंने सबमिट की है रिपोर्ट, 1950 नवंबर 1957 में बलवंत राय जी मेहता ने। और ये जो 1959 में इनके रिकमेंडेशन के बेसिस पे बना दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बाद में डाला गया है, 1992 में आके डाला है। मतलब कितना टाइम हो गया 1992, मतलब कि अभी कितना टाइम हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम थोड़ी ना हुआ। आप में से ज़्यादातर लोग पैदा हो गए होंगे। कौन कौन पैदा नहीं हुआ था 1992 में? समा तो हो गई थी, मैं भी हो गया था। 2 साल की थी समा, मैं 5 साल का था। मैं पाँच है। हाँ तुम 2 साल की थी, मैं 5 साल का था। और और कोई पैदा हुआ था क्या? मोनी वेट कर रही थी कि क्या नाम है, 2 4 वो 8 10 साल बाद पैदा होंगे, 4 5 साल बाद। तो उस समय 1992 में जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मतलब बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट के बेसिस पर बनाना शुरू किया गया। ठीक है ना? ओके।
मतलब बलवंत राय मेहता ने रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में डाला गया, लेकिन बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन भी नहीं डाला गया, ये ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता के बाद है अशोक मेहता। कौन है? अशोक मेहता। अशोक मेहता 1977 के अंदर जनता पार्टी गवर्नमेंट ने उनकी रिकमेंडेशन दी थी। अभी सिर्फ नाम याद रखो, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। अभी क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन सी, मतलब ये लोग जो है कौन सी कमेटी से मतलब किससे रिलेटेड है, इनकी पंचायती राज से रिलेटेड है, किससे है? तो एक बलवंत राय मेहता को पहला, सबसे पहला कौन है? बलवंत राय मेहता। फिर 1977 में अशोक मेहता। कौन है भैया? जो बता रहा हूँ उतना याद करो, कौन है? अशोक मेहता। तो अशोक मेहता ने टू टीयर गवर्नमेंट की बात की थी, ठीक है। अशोक मेहता 1977 में इनका जनता पार्टी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन। उसके बाद जी वी के राव, जी वी के राव की कमेटी। कौन सी कमेटी? जी वी के राव। जी वी के राव कमेटी के बाद में, जी वी के राव कमेटी के बाद में एल एम सिंघवी। किसकी? एल एम सिंघवी। ये बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डालो, कॉन्स्टिट्यूशन में डालो, माना नहीं जाता है। राजीव गांधी गवर्नमेंट कोशिश करते हैं, नहीं डाल पाते हैं, खत्म। राजीव गांधी गवर्नमेंट कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद खत्म हो जाते हैं। फिर थुगोंग, थुगोन कमेटी। थुगोन कमेटी के बाद में गैडगिल। कौन सी? गैडगिल आएगा भी, गैडगिल, ठीक है ना। थुकों के बाद गैडगिल। गैडगिल के बाद में, यानी ये रिकमेंडेशन हो गई, यहाँ तक भी नहीं डाला गया। फिर गैडगिल के बाद में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कोशिश की, नहीं हो पाया काम। वीपी सिंह ने कोशिश की, नहीं हो पाया काम। फिर नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आती है, और नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करती है पार्ट 9 में, और शेड्यूल 11 के अंदर, और फिर ये डालती है किसको? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। तो इस बात को आप याद रखें, 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आया है। तो आपको पहले कमिटीज का नाम याद कर लो, बस इतना बहुत है आज के लिए। कौन कौन सा? अशोक मेहता, वो बलवंत राय मेहता। कौन सा मेहता? बोलो भैया। बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता के बाद कौन सा? अशोक मेहता। अशोक मेहता के बाद कौन सा? अशोक मेहता, एल एम सिंघवी, इन सबके रिकमेंडेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि कौन सी बात किसने कही थी। तो बलवंत राय मेहता ने कौन सी बात कही, अशोक मेहता ने कौन सी बात कही, एल एम सिंघवी ने क्या कहा, ये अपने आप ये प्रॉपर एक वो बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग बात करेंगे। कल की क्लास से पंचायती राज की बात होगी, पीछे का आप पढ़ लीजिएगा। जरूरत नहीं है, ये वाला जो पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया उसमें बस थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, कोई जरूरत नहीं है उसको रट्टा वट्टा मारने की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। मतलब इतना जानना है कि इन लोगों को आर्टिकल 371 ए बी सी डी, ये स्पेशल प्रोविजन के बारे में बात करते हैं, पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बस इतना याद रखो, और थोड़ा बहुत आर्टिकल अगर याद कर पाओ कि ये नागालैंड के बारे में बात करता है, दो चार याद कर लेना। 371 जो है वो महाराष्ट्र और उसके बारे में बात करता है, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ओके।